तो कैसे हैं आप लोग। ये हमारा करंट अफेयर्स का अगला वीडियो है जिसमें बात करने वाले हैं चार मेजर टॉपिक्स की। सबसे पहले एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि 2022-23 वाले फिस्कल में जो हमारा अगला फिस्कल ईयर है वहां पे हमारे फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है थोड़े हाई रहने वाले हैं, और 2021-22 में भी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है जो उसका टारगेट है वो शायद अचीव ना हो पाए। आज की तारीख में फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है ये पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, भारत सरकार एक नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आई है जहां पे जो सेमीकंडक्टर के वेफर्स और चिप्स होते हैं उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है। 14 नानोमीटर, 28 नानोमीटर, 56 नानोमीटर, अलग अलग साइजेस के सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने की बात करी जा रही है। क्या है पूरी पॉलिसी डिस्कस करूंगा। जीएसटी रिकवरी 1 जनवरी 2022 से भारत सरकार ने जीएसटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको एक पावर दी है। 1 जनवरी 2022 से GST 1 और GST R3B क्या होता है ये बातें करने वाला हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। और पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी, रिसेंटली विंटर सेशन जो है पार्लियामेंट का वो खत्म हुआ है, वहां पे लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम रही है। क्यों रही है, डेमोक्रेसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जीएस मेंस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सारी बातें करने वाला हूं। तो 3 टॉपिक्स इकोनॉमी के और एक पॉलिटी का इस वीडियो में कवर करूंगा। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। 29 दिसंबर से हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में, जहां पे पूरा सिलेबस कवर करा जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली। ऑल्सो अपना संडे को 11 बजे कॉम्बैट तो होता ही है, रोज मंडे से फ्राइडे सुबह डेली स्टैटिक अभियान क्विज और शाम को T20 डेली करंट अफेयर्स होता है, तो ये आपको जरूर ज्वाइन करना है। ऑप्शनल के बैचेस शुरू हो चुके हैं डेडिकेटेड तरीके से, एंड ऑल्सो 1-on-1 मेंटरशिप के लिए एंड डेली पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए यू हैव टू ज्वाइन अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। तो सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स की। 2020-21 के लिए हमारा जो फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है वो 9.5 रहने वाला है, मतलब कि पिछले साल का। एज इन 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक रिवाइज एस्टीमेट सरकार ने निकाला, और उस रिवाइज एस्टीमेट के अंडर यह बोला गया कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है पिछले साल का 9.5% ऑफ द जीडीपी था, और इस साल का टारगेट हमारा अप्रॉक्सीमेटली 6.8% रहेगा। मतलब कि 31 मार्च 2022 तक हमारे जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रहेगा दैट विल बी 6.8% ऑफ द जीडीपी। ठीक है। पैंडेमिक से पहले जब कोविड आया नहीं था उससे पहले 2019-20 में हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट 3% था। अब आप ये देखिए, पैंडेमिक आने से पहले हमारा टारगेट था 3%। पैंडेमिक वाले ईयर जब नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया था माननीय प्रधानमंत्री ने, उस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया 9.5%। इस साल दिस पर्टिकुलर ईयर जब सेकेंड वेव आई 6.8% का हमने टारगेट रखा है फिस्कल डेफिसिट का। तो सवाल यह उठता है कि ये जो हमारा टारगेट है 6.8% का इस साल, क्या ये मीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगले साल के लिए हमारे को फिस्कल डेफिसिट का क्या टारगेट रखना चाहिए। बहुत ही लेमैन भाषा में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो फिस्कल डेफिसिट का एग्जैक्ट मतलब होता है एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। ये देखिए लेमैन भाषा में, टेक्निकली इसका फॉर्मूला अलग होता है जहां पे डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट, ये सारे टर्म्स आ जाते हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे। लेमैन भाषा में समझने के लिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसको आप इस तरीके से समझिए कि एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। जितने खर्चे हो रहे हैं उसमें से अपनी कमाई को रिड्यूस कर दीजिए तो आपके पास फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। एक बात, हमारा टारगेट है 6.8% ऑफ द जीडीपी का इस साल, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि शायद मीट ना हो पाए। उसका सबसे पहला रीजन है कि भारत सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो मोर देन एक्सपेक्टेड रहा है। जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा भारत सरकार का खर्चा हुआ है। पहले भारत सरकार ने बोला कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसका खर्चा सेंटर और स्टेट मिलकर उठाएंगे, लेकिन बाद में सेंटर ने अकेले ही सारी की सारी वैक्सीन का बोझ उठाया, मतलब खर्चा बढ़ गया। सेकेंडली, भारत सरकार ने फ्री फूड ग्रेन्स की पॉलिसी को एक्सटेंड करा। जो 5 किलो एलिजिबल बेनिफिशियरीज को हर महीने फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं, यह पॉलिसी आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर अनाउंस करी गई थी और सरकार ने इसे कंटिन्यूअसली आगे एक्सटेंड करा है। इसी के साथ ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ गई। क्योंकि फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट बढ़ गई तो हमारे जो किसान हैं उनको हम देते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो क्योंकि मार्केट में फर्टिलाइजर्स का दाम बढ़ गया तो हमारे को किसानों को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ी। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमारा जो 6.8% का फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो शायद इस बार मीट ना हो पाए। इसी के साथ भारत सरकार ने सोचा था कि मैं अपनी कुछ कंपनियां बेच दूंगा, जिसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब सरकार तय कर ले कि मेरे को अपनी कंपनियां बेचनी है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट।
कंपनी को बेचने के बाद भारत सरकार की जेब में कई सारा पैसा आता है। भारत सरकार ने सोचा था कि इसी साल 31 मार्च से पहले भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको बीपीसीएल के नाम से जाना जाता है, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इन दोनों कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इन दोनों कंपनीज में भारत सरकार अपनी स्टेक बेच देगी। यह पूरा का पूरा सिनारियो देखते हुए हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था वो था 1,75,000 करोड़ रुपए, 1.75 ट्रिलियन रुपीज, डॉलर नहीं रुपीज। फोकस अपॉन द यूनिट, यूनिट पे ध्यान दीजिए इधर, नहीं तो मेंस में गलती करके आएंगे। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था 1.75 ट्रिलियन रुपीज का, ये शायद मीट ना हो पाए, क्योंकि अभी भारत पेट्रोलियम और एलआईसी के प्राइवेटाइजेशन में थोड़ा टाइम लगेगा और ये 1 अप्रैल 2022 के बाद ही शायद पॉसिबल हो पाए। अभी सरकार का इसके ऊपर कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं है। तो क्योंकि खर्चे इंक्रीज हो गए और जो सरकार की जेब में पैसा आना था वो कम पड़ रहा है, इसकी वजह से हमारा जो 6.8% का फिस्कल डेफिसिट टारगेट है ये शायद पूरा ना हो पाए, ये शायद हम ना मीट कर पाए। ये हो गया चैलेंज नंबर 1। इसके अलावा अगर हम अगले साल की बात करते हैं, मतलब कि 2022-23 की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या रहना चाहिए, इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या रहना चाहिए, इसके ऊपर अभी कुछ क्लियर नहीं है। बेसिकली वेव 3 शायद आ सकती है। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर नाइट कर्फ्यूज और लोकलाइज लॉकडाउन लगने शुरू हो चुके हैं। मुंबई, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, इन सब जगहों पे जो मेट्रो टाउन्स और सिटीज हैं, यहां पे नाइट कर्फ्यूज वगैरह लगने शुरू हो चुके हैं। मतलब कि शायद वेव 3 का सामना हमारे को करना पड़े, जिसका मतलब है लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, जिसका मतलब है इकोनॉमी फिर से सफर कर सकती है। कुछ इकोनॉमिस्ट का इधर मानना है कि भारत सरकार को 2022-23 में फिस्कल डेफिसिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दे शुड नॉट थिंक अबाउट फिस्कल डेफिसिट। भारत सरकार को 2022-23 में फिस्कल डेफिसिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। उसका रीजन यह है कि क्योंकि कोरोना की वेव 3 के चलते प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंपैक्ट हो जाएगा। कोरोना की वेव 3 के चलते प्राइवेट सेक्टर हिट हो जाएगा, तो उस टाइम पे इकोनॉमी को उठाने का काम सरकार ही कर सकती है। देखिए, इकोनॉमी दो लोग मिलकर चलाते हैं, एक सरकार और एक प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर बैठा हुआ है, तो सरकार को इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ना होगा और सरकार को इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कहने का मतलब है कि सरकार को अगर इकोनॉमी को चलाते रहना है तो उन्हें इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। मतलब कि रोड्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते रहना होगा। उससे क्या होगा? जॉब क्रिएशन होगा, एसेट क्रिएशन होगा। मतलब कि जो गरीब लोग प्राइवेट नौकरी से हाथ धो बैठे हैं उनको सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम मिलेगा। सीमेंट कंपनियां, स्टील कंपनियां, आयरन और कंपनियां चलेंगी और मार्केट में पैसे का एक रोटेशन घूमेगा। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का यह मानना है कि वेव 3 से अगर हमारे को लड़ना है और ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन से अगर हमारे को लड़ना है, तो भारत सरकार को यहां पे खर्चे करते रहना होगा, भारत सरकार को यहां पे एक्सपेंडिचर करते रहना होगा। और इस वजह से सरकार को 2022-23 में, अगले साल, फिस्कल डेफिसिट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सरकार को इकोनॉमी को लिफ्ट करने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगले साल का जो हमारा फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्शन है वो शायद पहले से ज्यादा रह सकता है बिकॉज ऑफ वेव 3 और ये जो खर्चे और डिसइन्वेस्टमेंट्स की बात मैंने आपको बताई। हाउएवर, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भारत सरकार को दो तरीके से यहां पे एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है। एक, आरबीआई, जिसमें भारत सरकार की 100% स्टेक है, वो डिविडेंड देगा भारत सरकार को। आरबीआई जितना पैसा कमाता है उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखता है और बाकी भारत सरकार को ट्रांसफर कर देता है डिविडेंड के फॉर्म में। तो आरबीआई जो है भारत सरकार को डिविडेंड देगा। और इसके अलावा भारत सरकार की जो पीएसयूज में स्टेक होल्डिंग है, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, इन सब कंपनियों का जो प्रॉफिट होगा वो भी भारत सरकार को डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाएगा। तो ये दो ऐसे कमाई के जरिए हैं जहां से भारत सरकार की लिक्विडिटी थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। ये फैक्टर ध्यान रखना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह काम आएगा। राइट नाउ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भारत सरकार फ्री फूड प्रोग्राम चला रहा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहा है और वैक्सीनेशन का खर्चा पूरा अपने सर पे लिया है। इसके अलावा आपको पता होगा कि भारत सरकार कुछ सेक्टर स्पेसिफिक मेजर्स भी ले रहा है जिनको बोला जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। भारत सरकार जो है अलग अलग सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए, अलग अलग सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को मोटिवेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइट गुड्स, टेक्सटाइल,
फर्टिलाइजर्स, मेडिकल डिवाइसेस एटसेट्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब फील्ड्स में भारत सरकार पीएलआई स्कीम, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, लेके आई है। इस स्कीम के अंदर भारत सरकार ने बोला कि आप जितनी ज्यादा हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करोगे, हम आपको उतना ही ज्यादा इंसेंटिव देने वाले हैं। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका मतलब है कि भारत सरकार का इस स्कीम के अंदर भी खर्चा होगा, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट अगले साल भी हमारा हाई रह सकता है। तो यहां पे आपको क्या समझना है? आपको यह नहीं समझना कि अगले साल हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, आपको यह समझना है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट क्यों होगा, इकोनॉमी की स्थिति क्या है, भारत सरकार को पैसा कहां से आ रहा है और भारत सरकार खर्चे कहां पे कर रही है। अगर आप ये चीजों का एक माइंड मैप बना लेंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 4 चीजों में खर्चा ज्यादा हो रहा है और एडिशनल पैसा आ कहां से रहा है? एक, डिसइन्वेस्टमेंट टाइम पे करोगे तो आ सकता है, एक आरबीआई एक्स्ट्रा पैसा दे सकता है, एक जो भारत सरकार की कंपनियां हैं वो जो अपना प्रॉफिट है वो भारत सरकार को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जरिया है भारत सरकार के पास पैसा आने का, इनकम टैक्स और जीएसटी कलेक्शन। अगर भारत सरकार इनकम टैक्स और जीएसटी कलेक्शन को इंप्रूव करे तो शायद वहां से भी फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा कम हो सकता है। तो आज की तारीख में हमारी अर्थव्यवस्था का स्नैपशॉट ये है। अगला टॉपिक है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट। अभी जो रिसेंटली विंटर सेशन खत्म हुआ है 2021 का, वहां पे राज्यसभा की जो प्रोडक्टिविटी रही है वो 48% रही है। मतलब कि जितना काम एक्चुअल में राज्यसभा को करना था उसमें से सिर्फ 48% काम हम कर पाए हैं। और वहीं उसके सामने लोकसभा में हमारी प्रोडक्टिविटी 82% रही है कि जितना काम हमारे को करना था उसका हम 82% काम कर पाए हैं। राज्यसभा में लगातार हमारे को डिस्ट्रप्शंस देखने को मिलते हैं कि जो विपक्ष के नेता थे, जो ऑपोजिशन के नेता थे, उन्होंने लगातार हाउस को डिस्टर्ब करा, उन्होंने लगातार जो अपना राज्यसभा का सदन है उसको डिस्टर्ब करा। उसका कारण यह है कि हमारे जो माननीय चेयरमैन है राज्यसभा के एम वेंकैया नायडू, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने विपक्ष के 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड कर दिया था। पहले 12 को करा था और आखिरी दिन 13वें एमपी डेरेक ओब्रायन जो कि तृणमूल कांग्रेस के हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया था हाउस से। क्यों सस्पेंड करा था? बिकॉज ऑफ द रूड बिहेवियर, अनरूली बिहेवियर। मतलब कि एक पार्लियामेंटेरियन को किस तरीके से बिहेव करना होता है पार्लियामेंट में, उस गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया और इस वजह से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने, जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है, उन्होंने इन 13 एमपीज को सस्पेंड कर दिया कि आप इस सेशन को अटेंड नहीं करोगे। इस पूरे मसले को लेकर ऑपोजिशन के एमपीज ने बवाल मचाया कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो थोड़ा बायस तरीके से एक्ट कर रहे हैं और वो रूलिंग पार्टी के फेवर में एक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऑपोजिशन के एमपीज को इसलिए सस्पेंड करा कि सरकार आसानी से बिल्स को पास करवा सके राज्यसभा में और सरकार को ज्यादा ऑपोजिशन ना फेस करना पड़े राज्यसभा में। यहां पे एक सवाल उठता है रिगार्डिंग द अनबायस्ड नेचर ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन। मेंस में और एसए में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आज के समय में जो हमारे राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं उनकी अनबायस्डनेस के ऊपर आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस आ सकता है कि उनका ऑफिस कितना अनबायस्ड है और उनके ऑफिस का क्या महत्व है हमारी डेमोक्रेसी को ठीक तरीके से चलाने में। कहने का मतलब है कि अगर उपराष्ट्रपति ने इन 13 एमपीज को ठीक सस्पेंड करा तो उन्होंने रूल्स को अपहोल्ड करा, जो कि सही बात है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति ने इनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से जो है सस्पेंड करा तो ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ जा सकता है कि सरकार को 13 लोगों का ऑपोजिशन कम फेस करना पड़ेगा बिल पास करते हुए, 13 लोगों का नेगेटिव वोट कम फेस करना पड़ेगा और सरकार के लिए आसान हो जाएगा बिल्स को पास करना। तो दोनों ही साइड्स आपको समझनी होंगी और यहां पे एक सवाल बन सकता है ऑन द रोल ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लो प्रोडक्टिविटी है विंटर सेशन की, राज्यसभा की और लोकसभा की, यहां से समझ आता है कि हम लोग जो चुनाव का वेट करते हैं हर 5 साल बाद कि हमारी एस्पिरेशंस जो है वो लोकसभा राज्यसभा में पूरी होंगी, पार्लियामेंट में पूरी होंगी और 150 करोड़ की जनता जो है वो इन एमपीज के ऊपर रिलाय कर रही है अपनी एस्पिरेशंस के लिए। अगर यही लोग काम नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? अल्टीमेटली ये लो प्रोडक्टिविटी का इंपैक्ट ये हो रहा है कि हमारे यहां नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। आपको पता होगा कि आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो माननीय राष्ट्रपति हैं उनके पास ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने की पावर होती है कि अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उस समय पर राष्ट्रपति महोदय जो है वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की लो प्रोडक्टिविटी से यह होगा कि पार्लियामेंट में टाइम पे बिल पास नहीं हो पाएंगे और अल्टीमेटली हमारे को राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो हमारे बिल्स के ऊपर एडिक्वेट डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन होना चाहिए, हमारे जो प्रावधानों पर चर्चा होनी चाहिए, वो एडिक्वेट तरीके से नहीं हो पाएगी और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं वो अलग अलग पॉइंट्स को आगे नहीं रख पाएंगे। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर डेटा मैंने आपको दिखाया, यहां से 2 क्वेश्चंस निकलते हैं, एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पे, दूसरा
बिल्स के डिबेट डिस्कशन डेलिब्रेशन पे, और तीसरा रोल ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन पे। इन तीनों मुद्दों के बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे। और यहां से आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि पार्लियामेंट जो है उसके दो टायर होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, लेकिन मैं यहां पे हाउसेस की बात कर रहा हूं कि हमारा बाय कैमरा लेजिस्लेचर है। तो अगर हमारे को पार्लियामेंट को स्मूथ तरीके से चलाना है बाय कैमरलिज्म की स्पिरिट में, तो हमारे को लोकसभा राज्यसभा दोनों की ही प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करना होगा। अगला है जीएसटी रिकवरी विजिट्स। 1 जनवरी 2022 से जो हमारे जीएसटी के ऑफिशियल्स हैं उनको एक यहां पे एक्स्ट्रा पावर दे दी गई है, क्या कि वो बिना किसी नोटिस के किसी के भी घर जाके रिकवरी विजिट कर सकते हैं, किसी के भी घर जाके वो जीएसटी रेड कर सकते हैं अगर उनको कोई टैक्स अमाउंट में डिफरेंस देखने को मिलता है। सर समझे नहीं है क्या है? देखिए ध्यान से। लड़ा से ये एक बिजनेसमैन है, इन्होंने अपनी दुकान पे सेल करी और ये इनवॉइस रेस करा कि मेरी जो दुकान है वहां पे 100 रुपए की सेल हुई है। ये बिजनेसमैन की लड़ा से ये जेठालाल गड़ा है और इनकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे 100 रुपए का फ्रिज बिका। तो जेठालाल गड़ा ने बिल काट के दे दिया कि लो 100 रुपए का मेरा सामान बिका है। अब ऑब्वियस ही बात है जेठालाल को जो जीएसटी जमा कराना पड़ेगा वो 100 रुपए पे जमा कराना पड़ेगा। जितने का इनवॉइस बना उतने पे तो बिल जमा कराएंगे, बिल्कुल सही बात है। जेठालाल ने क्या करा, जो जीएसटी जमा कराया वो जमा कराया सिर्फ 20 रुपए पे कि हां मेरी तो देखो 20 रुपए की सेल हुई है तो मैं 20 रुपए पे टैक्स जमा कराऊंगा। मतलब कि जो एक्चुअल में सेल हुई और जितने का आपने टैक्स जमा कराया उसमें 80 रुपए का फर्क है। देख रहे हो आप, बिल जो जनरेट हुआ वो 100 रुपए का जनरेट हुआ। जेठालाल ने जो कस्टमर को बिल दिया वो 100 रुपए का दिया, आपने 100 रुपए का फ्रिज खरीदा जेठालाल से। इन्होंने टैक्स बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए क्या करा, अब भैया टप्पू भी बड़ा हो रहा है, उसकी भी जो है एजुकेशन और शादी वादी का खर्चा, फिर बापूजी भी जो है गोकुल धाम में घूम घूम के थोड़े कमजोर हो गए तो उनको भी न्यूट्रिशन देना। अच्छा, तो जेठालाल ने क्या करा कि मैं जो है टैक्स कम जमा कराता हूं और ये पैसा जो टप्पू और बापूजी को दे दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने 100 रुपए का बिल बनाया लेकिन जीएसटी जमा कराया 20 रुपए पे। तो अब निर्मला ताई ने बोला कि ये जो 80 रुपए का डिफरेंस है ये रिकवर करने के लिए हम अपने जीएसटी कमिश्नर को गोकुलधाम सोसाइटी भेज देंगे बिना किसी नोटिस के, और फिर मेहता साहब भी जेठालाल को नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, अब आप समझिए यहां पे दो बातें। जीएसटी में जो धंधे होते हैं, जितने भी जो बिजनेसेस होते हैं, वो दो तरीके की रिटर्न फाइल करते हैं। जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो दो तरीके की रिटर्न फाइल करते हैं, एक GSTR-1, एक GSTR-3B। GSTR-1 जो रिटर्न होती है इसमें एक दुकानदार ये बताता है सरकार को कि मैंने कितने रुपए के बिल जनरेट करे, मैंने कितने रुपए के बिल जनरेट करे, मैंने बताया ना 100 रुपए का बिल। तो जेठालाल इस पर्टिकुलर रिटर्न में ये बताएंगे सरकार को भी मैंने 100 रुपए के बिल जनरेट करें, कि मैंने जो बिल काट के दिया कस्टमर को 100 रुपए का दिया। GSTR-3B में होता है कि आप कितने रुपए पे टैक्स जमा कराना चाहते हो। जेठालाल ने यहां पे लिख दिया 20 रुपए, मिसमैच हो गया। GSTR-1 और GSTR-3B में मिसमैच हो गया। मतलब कि जेठालाल ने GSTR-1 में ये बोल दिया कि मैंने 100 रुपए के बिल जनरेट करे हैं, लेकिन GSTR-3B में जब सरकार को पैसा देने की बारी आई तो जेठालाल ने बोला कि मैं आपको 20 रुपए के ऊपर टैक्स दूंगा। भारत सरकार ने बोला कि अगर जीएसटी में GSTR-1 और GSTR-3B के बीच में अगर कोई डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होता है, जैसे कि हमने यहां पे देखा एक डिफरेंस है 100 रुपए और 20 रुपए में, अगर इनके बीच में कोई डिफरेंस होता है तो बिना किसी नोटिस के हमारे जो जीएसटी के अधिकारी हैं वो जेठालाल के घर जाएंगे, गोकुलधाम सोसाइटी जाएंगे और वहां पे ये जो डिफरेंस का अमाउंट है इसको रिकवर करेंगे। जीएसटी का टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करने के लिए बोला गया कि अगर GSTR-1 और GSTR-3B में कोई भी डिफरेंस होता है तो टैक्स ऑफिशियल्स जो हैं किसी के भी घर जाके रिकवरी कर सकते हैं। इसे बोला गया जीएसटी रिकवरी विजिट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आज की मजदूरी रोकते हैं यहीं पे। अगले वीडियो में सेमीकंडक्टर पॉलिसी कवर करूंगा और बाकी ये टॉपिक्स कवर करूंगा। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। 29 दिसंबर से नए बैचेस शुरू हो रहा है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डू जॉइन दैट, लेट्स क्रैक इट।